अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट एक वैज्ञानिक खोजी और प्रकृति को समझने वाले इंसान थे, जिनका नाम उनके साउथ अमेरिका से लौटने के बाद खूब फैल गया था। उनके नाम पर समंदर की एक धारा, कई नेशनल पार्क, कुछ इलाके और एक पेंगुइन की प्रजाति भी रखी गई। उन्हें पहला इकोलॉजिस्ट, पर्यावरण का पिता और नेचर को समझने समझाने वालों में सबसे आगे माना जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन में नेशनल पार्क बनाने के पीछे भी उनका बड़ा हाथ था। इंडिया के पर्यावरण को समझने वाले लोगों पर भी उन्होंने असर डाला। उनका नाम पूरी दुनिया में जाना गया। उनका तरीका ये था कि साइंस और आर्ट को हमेशा एक साथ जोड़कर देखा जाए। उनका मानना था कि सिर्फ नाप जोख और आंकड़ों से बात पूरी नहीं होती, नेचर को महसूस करना भी जरूरी है। उनके मुताबिक साइंस और आर्ट का अलग अलग होना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही असल समझ बनती है। उन्होंने हमेशा बताया कि अगर नेचर को नुकसान होगा तो कल्चर और खासकर आदिवासी लोगों की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। उन्होंने गुलामी और उपनिवेशवाद की भी खुलकर आलोचना की थी। अलेक्जेंडर का जन्म बर्लिन में हुआ था। उनके पापा प्रुशियन सेना में थे और उनकी मां का नाम मैरी एलिजाबेथ था। उनके बड़े भाई का नाम विल्हेम था। दोनों भाई बर्लिन के टैगिल किले में पले बढ़े। उस दौर में अमीर घरों के बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। दोनों भाइयों को अच्छे टीचर मिले, जैसे जोआकिम हेनरिच कैम्पे और गॉटलॉब कुन। उन्हें भौतिक भूगोल की पढ़ाई मार्कस हर्ज के जरिए मिली। दोनों भाई हेनरिएटे हर्ज के सैलून में भी जाते थे, जहां पढ़े लिखे लोग चर्चा करते थे। अलेक्जेंडर को पौधों और फूलों का भी बहुत शौक था, जिसमें बॉटनिस्ट विल्डेनाउ की मदद मिली। उनके लिखे गए किताबों से बर्लिन के पौधों की जानकारी मिली, जिससे अलेक्जेंडर पर बड़ा असर पड़ा। अपनी मां की इच्छा पर अलेक्जेंडर अपने भाई के साथ कानून पढ़ने के लिए फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी गए थे। उनका मकसद सरकारी नौकरी करना था। फिर दोनों भाई गोएटिंगन यूनिवर्सिटी चले गए, जहां अलेक्जेंडर ने कई जानकार लोगों से मुलाकात की। वहीं उनकी मुलाकात फॉर्स्टर से हुई, जो एक बड़े खोजी और अलग सोच वाले इंसान थे। अलेक्जेंडर फॉर्स्टर के साथ वेस्टर्न यूरोप घूमे और अपनी पहली किताब उन्हीं को समर्पित की। उन्होंने अपने काम में नेचर और संस्कृति दोनों की अहमियत को बराबर समझा। इसके बाद अलेक्जेंडर ने खनन यानी माइनिंग की ट्रेनिंग ली और फिर सरकारी नौकरी में आ गए। कुछ समय बाद जब उनके भाई जैना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, तो अलेक्जेंडर भी वहां जाने लगे। यहीं उनकी मुलाकात गोएथे, हर्डर और बाद में शिलर से हुई। अलेक्जेंडर का सबसे ज्यादा जुड़ाव गोएथे से था। दोनों ने मिलकर कई प्रयोग किए, जिसमें मांसपेशियों और नसों की प्रतिक्रिया पर रिसर्च भी शामिल थी। अलेक्जेंडर ने अपनी कई किताबें गोएथे को समर्पित कीं और उनके विचारों का असर उनकी सोच पर भी साफ दिखता है। शिलर भी अलेक्जेंडर की सोच पर खासा असर डालने वाले इंसान थे। शिलर के कहने पर ही अलेक्जेंडर ने उनके जर्नल के लिए एक लेख लिखा। बाद में भले ही अलेक्जेंडर ने कुछ बातों से खुद को अलग कर लिया, पर शिलर के प्रति उनका सम्मान हमेशा बना रहा। उन्होंने अपने कई काम शिलर को समर्पित करने की भी सोची थी। अपनी मां के गुजर जाने के बाद अलेक्जेंडर को विरासत में अच्छी रकम मिली। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और दुनिया घूमने का सपना पूरा करने की सोची। वो पेरिस चले गए और फ्रांस के उपनिवेशों की यात्रा की कोशिश करने लगे, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। इसके बाद वो अपने साथी बोनप्लान के साथ स्पेन गए। वहां से उन्हें साउथ अमेरिका जाने की इजाजत मिली। 5 जून को दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में टेनेरिफ होते हुए आखिरकार वे वेनेजुएला के कुमाना पहुंचे। अलेक्जेंडर जब साउथ अमेरिका जा रहे थे, तो वे अपने साथ कई तरह के महंगे और बड़े बड़े उपकरण ले गए थे, जिनसे ऊंचाई, दिशा,
हवा का दबाव, आसमान का रंग, मौसम और चुंबक जैसे कई चीज़ों को मापा जा सकता था। उनका मकसद था कि वे वहाँ की हवा और वातावरण की पूरी जांच कर सकें और समझ सकें कि सारी चीज़ें। अगले करीब 5 साल तक अलेक्जेंडर और उनके साथी बोनप्लान ने साउथ अमेरिका के कई हिस्से घूमे, नदी में नौका चलाई, पहाड़ों पर गए और कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिले। उन्होंने स्लेवरियों की हालत भी देखी और समझा कि वहाँ के लोगों पर कितना असर पड़ा है। एक समय वे एंडीज की सबसे ऊंची चोटी चिम्बोराजो तक पहुंचे, जहां उनके साथ एक स्थानीय गाइड और एक दोस्त भी थे। वे चोटी तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जितना ऊपर गए उतना कोई और नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद वे अमेरिका भी गए और वहां के राष्ट्रपति से मिले। बातचीत में गुलामी का मुद्दा उठा, जिस पर अलेक्जेंडर ने खुलकर अपनी राय रखी। जब वे यूरोप लौटे तो पहले थोड़े समय के लिए बर्लिन गए, लेकिन जल्दी ही पेरिस में बस गए। पेरिस में उन्होंने अपने सफ़र और खोजों को किताबों में लिखा, जो ज़्यादातर फ्रेंच में छपी। इसी दौरान उनकी सबसे पसंदीदा किताब भी छपी, जिसमें प्रकृति से जुड़े निबंध थे। हर नई छपाई में वे नई बातें भी जोड़ते रहे। उन्होंने मेक्सिको की प्रशासनिक गलतियों और वहाँ के मूल निवासियों पर हो रहे अन्याय की आलोचना की और बताया कि अगर प्रकृति का नुकसान होता है तो संस्कृति भी खत्म हो जाती। इसी समय उन्होंने अमेरिका के आदिवासी लोगों की सभ्यता को दिखाने के लिए कई चित्र भी छपवाए और इस सोच को गलत बताया कि वहाँ के लोगों के पास कोई संस्कृति या खेती नहीं। इन सालों में उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को कई भागों में छापा, जिसमें उनकी कई किताबें और यात्रा की कहानियां थीं। बाद में उन्होंने क्यूबा पर भी एक किताब लिखी, जिसमें बताया कि वहाँ गुलामी कितनी बढ़ती जा रही है और इसके खिलाफ नीति बदलने की जरूरत है। अलेक्जेंडर ने सिर्फ गुलामी खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है। कुछ समय बाद वे बर्लिन आ गए। वहाँ उन्होंने बहुत सी चर्चित लेक्चर दी, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध किताब की शक्ल में छपी। उनका आखिरी बड़ा काम उनकी मौत के बाद छपा। हुम्बोल्ट का मकसद था कि वो दुनिया को सिर्फ विज्ञान की नज़र से नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती और हर चीज़ के आपसी संबंध के तौर पर समझे। उनके लिए कायनात का मतलब था पूरी दुनिया का एक सुंदर, जुड़ा हुआ और सजीला रूप। वो हमेशा यही सोचते थे कि हर चीज़ एक दूसरे से किस तरह जुड़ी है और इस जुड़ाव में भी सुंदरता है। बर्लिन में रहते हुए वो राजा के सलाहकार भी बने और कई बार सरकारी काम से विदेश भी गए। राजा के करीब होने के बावजूद हुम्बोल्ट हमेशा उन लोगों की मदद करते थे जिन पर अन्याय हो रहा था। उन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के गुलामों की भी मदद की और उनकी कोशिश से ही एक कानून बना, जिसके तहत जो भी गुलाम प्रशिया की जमीन पर आएगा वो आज़ाद हो जाए। फिर उन्होंने साइबेरिया की भी एक लंबी यात्रा की, जहां उन्होंने उन्नत यंत्रों से वहां के मौसम, जमीन और चुंबकीय गुणों की जांच की। उन्होंने यूरोप, साउथ अमेरिका और साइबेरिया के इलाकों की आपसी तुलना भी की और अपने अनुभवों को बाद में किताबों में शामिल किया। हुम्बोल्ट ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा। उनके लेखों में विज्ञान, इतिहास, दर्शन और कला का मिला-जुला असर साफ दिखता है। उनका मकसद हमेशा यही था कि लोग समझें, प्रकृति और संस्कृति आपस में गहरे जुड़े हुए हैं और सब कुछ एक बड़ी एकता का हिस्सा है। उन्होंने हर बार नई नई बातें नापी, देखी, महसूस की और उसे बहुत सरल और कलात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया। उनके कई लेख तो ऐसे थे जैसे कोई तस्वीर या पेंटिंग हो, जिसमें विज्ञान और कला दोनों की झलक मिलती है। कई लोग मानते हैं कि हुम्बोल्ट ने अपने मकसद को खूब अच्छे से निभाया, तो कुछ को लगता है कि उनके लिखने के तरीके में थोड़ा उलझाव है। उनके काम में सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी बातें कभी सिर्फ लिखकर तो कभी तस्वीरों या नक्शों के जरिए भी समझाई, जिससे पाठक सब कुछ अच्छी तरह महसूस कर सके। उनकी किताबें कई भाषाओं में अनुवादित हुईं और अनुवाद में भी कई बार काफ़ी फर्क देखने को मिला।
बहुत सी महिलाओं ने भी उनकी किताबों का अनुवाद किया, जिससे हुम्बोल्ट के काम को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। हर अनुवाद में भाषा और अंदाज थोड़ा अलग था, पर हुम्बोल्ट की सोच और उनका अपनापन हमेशा महसूस होता था। हुम्बोल्ट को अपनी किताब कॉस्मोस के पहले अंग्रेजी अनुवाद से बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि उसमें कई बातें सही तरह से नहीं समझाई गई थीं। खास तौर पर उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनकी किताब की थीम को बदलकर दिखाया गया। इसी वजह से उन्होंने दूसरी बार खुद से अनुवाद करवाने की कोशिश की, ताकि असली मतलब सही सही लोगों तक पहुंचे। उनकी एक और किताब का अनुवाद, जिसमें क्यूबा की बात थी, वहां के अनुवादक ने गुलामी पर लिखे पूरे हिस्से को हटा दिया और उल्टा अपने विचार भी जोड़ दिए, जिसमें गुलामी का समर्थन था। इस बात से हुम्बोल्ट बहुत नाराज हुए और उन्होंने अखबार में खुला खत लिखा, जिसमें साफ कहा कि जो हिस्से हटाए गए हैं वही सबसे जरूरी बातें हैं। हुम्बोल्ट हमेशा प्रकृति को सिर्फ बनी बनाई चीज नहीं मानते थे, बल्कि उसमें चल रही हलचल और उसकी सुंदरता को भी अहमियत देते थे। वो मानते थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा है और दुनिया को समझने के लिए नाप-जोख और महसूस करना दोनों जरूरी है। उन्होंने कभी भी चीजों को एकदम सख्त और तय तरीके से नहीं देखा, बल्कि खुद अपने अनुभव और सोच से हर बात को परखा। वो कहते थे कि सही तरीका ये है कि हम देखी और महसूस की गई चीजों को सोच समझ कर जोड़ें, जिससे हमें दुनिया के अंदर छिपी गहराई का पता चल सके। हुम्बोल्ट का तरीका विज्ञान और कला दोनों का मेल था। वो मानते थे कि सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना काफी नहीं, बल्कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, ये देखना भी जरूरी है। उनकी सोच में अनुभव, समझ और अपनापन सब कुछ शामिल था। उनके मुताबिक प्रकृति को जानने के लिए मन से देखने का तरीका चाहिए, जिससे हर छोटी बड़ी चीज की असली कड़ी समझ आ सके। उन्होंने माना कि दूसरे विद्वानों का भी उन पर असर था, खासकर गोएथे का, जिनसे मिलकर उनकी सोच में और भी नयापन आया। हुम्बोल्ट ने यह भी माना कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी गहराई में जाना जरूरी है, न कि सिर्फ ऊपरी तौर पर देखना। हुम्बोल्ट की सोच में चीजों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उन्हें पास से देखें, महसूस करें और उसी में ठहर जाएं, न कि जल्दी जल्दी कोई नतीजा निकालें। उनका मानना था कि प्रकृति को समझने के लिए खुद को लचीला और बदलने वाला बनाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे चीजें बदलें वैसे वैसे हम भी उन्हें समझते चलें। गोएथे ने जीवों के बदलते रूपों को समझने के लिए मेटामॉर्फोसिस का विचार दिया, जिससे पता चलता है कि हर रूप के पीछे कोई ना कोई गहरा रिश्ता और मतलब छुपा होता है। हुम्बोल्ट मानते थे कि गोएथे ने ये सोचकर विज्ञान में एक नई दिशा दी। हुम्बोल्ट के मुताबिक हर पौधे या जीव के अलग अलग हिस्से समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई पुराना रूप बार बार दिख जाता है। उन्होंने इसे सिर्फ एक पौधे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ये भी बताया कि कैसे धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग मौसम में एक जैसी चीजें बार बार दिखती। हुम्बोल्ट ने नेचर के चेहरे यानी फिजियोनॉमी का उदाहरण दिया। जैसे हम किसी इंसान के हाव भाव और चाल ढाल से उसका स्वभाव समझ लेते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों और जानवरों की बनावट, उनका आकार और उनका ढंग देखकर हम पूरी जगह का माहौल और वहाँ की प्रकृति को समझ सकते हैं। उनकी सोच थी कि जो भी पौधे या जीव कहीं पनपते हैं, वो अपने माहौल को भी बदलते हैं और उनका माहौल भी उन्हें बदलता है। यही तरीका आगे चलकर इकोलॉजी की नींव बना। भले ही शब्द इकोलॉजी बाद में आया, लेकिन हुम्बोल्ट ने ही सबसे पहले ये बात सामने रखी थी कि धरती पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं, जहां सबका असर सब पर पड़ता है। हुम्बोल्ट ने पहली बार जो बातें इकोलॉजी से जुड़ी कही थीं, वो वेनेजुएला की एक झील के पास की गई उनकी रिसर्च से सामने आई थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें उम्मीद के उलट सूखा और बंजर इलाका मिला। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों और किसानों से बात की और अपनी खुद की जांच से ये जाना कि पेड़ काटने और जंगलों की जगह खेती शुरू करने से इलाके की मिट्टी और मौसम दोनों बदल गए हैं। जहां कभी हरियाली और बारिश थी,
वहां अब सूखा और रेगिस्तान बन गया था। हुम्बोल्ट ने महसूस किया कि पेड़ पौधे मिट्टी को संभाल कर रखते हैं और बारिश लाने में मदद करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि पेड़ कटते ही नदियां सूखने लगीं, पानी कम हो गया और पहाड़ों से बारिश का पानी तेजी से बहकर मिट्टी को भी बहा ले गया, जिससे बाढ़ आ जाती थी। उनका ये कहना था कि जंगलों का खत्म होना, पानी के स्रोत का सूखना और बाढ़ आना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इस रिसर्च ने पूरी दुनिया में सोच बदलने का काम किया। हुम्बोल्ट ने पहली बार ये बात सामने रखी थी कि पेड़ और इंसान दोनों ही अपने माहौल को बदलते हैं। कोई भी जगह या इलाका हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है और हर चीज एक दूसरे को असर डालती है। इसके साथ ही हुम्बोल्ट ने नेचर के चेहरे यानी फिजियोनॉमी की बात भी की। उन्होंने कहा कि एक अच्छे जानकार के लिए सिर्फ पौधे का कोई छोटा हिस्सा नहीं, बल्कि उसका पूरा रूप रंग, उसका आकार, उसकी चाल ढाल, कहाँ और कैसे उगता है, सब देखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भले ही दूरी बहुत हो, फिर भी कई बार एक जैसी आकृति या रूप के पौधे मिल जाते हैं। उनका कहना था कि हर पौधा अपने माहौल के हिसाब से बदलता भी है, लेकिन उसकी असली पहचान हमेशा बनी रहती है। इसी तरह एक ही पौधा अलग अलग जगहों पर अलग दिख सकता है, पर उसका मूल रूप नहीं बदलता। हुम्बोल्ट की ये सोच आगे चलकर विज्ञान की नई दिशा बनी। हुम्बोल्ट ने बताया कि नेचर को समझने के लिए वैसे ही देखना चाहिए जैसे कोई लैंडस्केप पेंटर दिखता है। पेंटर पूरे जंगल या पेड़ों के झुंड को एक साथ देखता है और उनमें छुपी खासियत को पकड़ता है, जबकि एक वैज्ञानिक आमतौर पर हर पेड़ को अलग अलग देखकर उनकी जाति या किस्म पहचानता है। पेंटर सबको एक साथ जोड़कर देखता है। इसी वजह से हुम्बोल्ट का तरीका था कि पेड़ों को सिर्फ अलग अलग ना देखा जाए, बल्कि सबको एक साथ उनके आपसी संबंधों में देखा जाए, जैसे कि वे सब मिलकर एक जंगल बनाते हैं। जैसे पहाड़ी पर खड़ा अकेला विलो पेड़ नदी के पास वाले विलो से अलग दिखता है, वैसे ही जंगल में उग रहे ओक के पेड़ भी खुले मैदान में लगे ओक से अलग दिखाई देते हैं। जंगल में पेड़ आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, उनका आकार भी उसी हिसाब से बनता है। एक अकेला पेड़ तो चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन जंगल में उगने वाला पेड़ बाकी पेड़ों की वजह से सीधा ऊपर बढ़ता है। असल में हर पेड़ में पूरे जंगल की छाप होती है और जंगल के बिना पेड़ भी अधूरा है। इसी तरह जो भी जंगल है वो उसकी मिट्टी, पानी, मौसम और वहाँ के पेड़ों से बनता है। जंगल और उसके पेड़ दोनों मिलकर एक दूसरे को बनाते और बदलते रहते हैं। हुम्बोल्ट ने बताया कि पेड़ और जंगल दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, जैसे एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर का माहौल बनाते हैं। ऐसे ही पेंटर पेड़ों और जंगल के इस आपसी संबंध को अपने चित्रों में दिखाता है, जिससे सबको समझ में आ सके कि सब चीजें आपस में किस तरह जुड़ी हैं। हुम्बोल्ट का मकसद यही था कि नेचर को इस नजरिए से देखा जाए जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर चलते हैं। यही सोच उनकी झील वाले रिसर्च में भी दिखती है, जब उन्होंने पाया कि पेड़ के बिना मौसम नहीं और मौसम के बिना पेड़ नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। आर्ट के बारे में हुम्बोल्ट का कहना था कि कला और विज्ञान दोनों को जोड़ना जरूरी है। उन्होंने अपनी किताबों में ये समझाया कि जैसे हम प्रकृति को आंखों से देखकर महसूस करते हैं, वैसे ही आर्ट में भी हमारी भावनाएं और सोच शामिल होती है। हुम्बोल्ट ने साफ कहा था कि कला सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उससे हमें समझने का नया नजरिया मिलता है। जब हम नेचर को कला के जरिए देखते हैं तो उसमें छुपे रिश्ते और गहराई को और अच्छे से समझ पाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विज्ञान और आर्ट दोनों को एक साथ जोड़कर देखा। हुम्बोल्ट ने अपनी किताब के दूसरे हिस्से में बताया कि अलग अलग समय और जगह की कला में नेचर को देखने का तरीका बदलता रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप की कला में शुरुआत में इंसान और नेचर का रिश्ता बहुत सीधा और मासूम था,
लेकिन जैसे जैसे सोच बदली, वो रिश्ता थोड़ा जटिल और सोच समझ वाला हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि दुनिया की दूसरी संस्कृतियों की कविताओं और कला में नेचर की अहमियत अलग अलग तरह से दिखती। जैसे भारत की वेदों में नेचर को बहुत मान दिया गया है, जबकि ग्रीस और रोम की कविताओं में इतना नहीं। हुम्बोल्ट ने यह भी बताया कि जैसे जैसे इंसान ने नेचर को समझने के नए तरीके और नए उपकरण बनाए, वैसे वैसे कला में भी बदलाव आया। जैसे जब दूरबीन या पेंटिंग में नए तरीके आए, तो लोगों ने प्रकृति को देखने का नजरिया भी बदला। उन्होंने कहा कि लैंडस्केप पेंटिंग के आने के पीछे भी इसी तरह की खोजों का हाथ था। हुम्बोल्ट ने नेचर की सच्चाई यानी ट्रूथ टू नेचर की बात भी की। उनके मुताबिक असली कला वही है जो नेचर को जिंदा और महसूस करने लायक बना दे, न कि सिर्फ दिखावे के लिए सुंदर दिखाए। जब आर्ट में नेचर की असली झलक और भावनाएं दिखती हैं, तो वो हमारे अंदर खुशी, हैरानी, डर, अकेलापन या सुकून जैसी फीलिंग जगाती है। उनका मानना था कि कला दो तरह से काम करती है। एक तो ये हमें वहां पहुंचा देती है जहां हम असल में कभी जा नहीं सकते। दूसरा, ये हमें ये भी समझा देती है कि हम भी नेचर का हिस्सा हैं और हमारी सोच समझ उसी से जुड़ी है। कला हमें नेचर से और गहराई से जोड़ देती है। जब कोई कवि या लेखक बारिश का मौसम या बादल का आना लिखता है, तो उसमें सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि इंसान की फीलिंग भी जुड़ी होती है। हुम्बोल्ट के हिसाब से असली कला वही है जिसमें नेचर और इंसान दोनों का जुड़ाव और सच्चाई साफ नजर आए। जब हम किसी जगह की कला या कविता में उसके नज़ारे और भावनाएं एक साथ देखते हैं, तो वो हमें उस जगह से जोड़ देती है और हम वो महसूस करने लगते हैं जो वहाँ के लोग महसूस करते। इसी तरह की सोच से हुम्बोल्ट ने विज्ञान और आर्ट को जोड़ने की कोशिश की थी, ताकि लोग नेचर को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उसे जी भी सकें। हुम्बोल्ट का मानना था कि नेचर को समझने के लिए सोच और भावना दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है। जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं और उस पर सोचते हैं, तभी असली समझ पैदा होती है। ये समझ सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदर से भी आती है। इस तरह की सच्चाई, जिसमें इंसान अपने अनुभव और भावनाओं के साथ नेचर को देखता है, वही ट्रूथ टू नेचर है। इससे न सिर्फ हमारी सोच बदलती है, बल्कि नेचर के साथ हमारा रिश्ता भी गहरा होता है। हुम्बोल्ट ने नातुरगेमेल्डे शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे वो लेखों और तस्वीरों को समझाते थे, जिसमें नेचर की असली झलक और अपनापन आता है। उन्होंने अपने अनुभवों को ऐसे लिखा कि पाठक भी खुद को वहां महसूस कर सके। जैसे एक बार उन्होंने पहाड़ की तलहटी से शुरुआत की, पाठक को वहां खड़ा महसूस कराया, फिर आगे मैदान और रेगिस्तान का सीन दिखा। वो अपने बारे में नहीं बताते, बल्कि पाठक को सीधा उस जगह पर ले जाते हैं, ताकि हर कोई खुद वो अनुभव कर सके। हुम्बोल्ट ने अपनी रचनाओं में विज्ञान, कला, अपनी सोच और अनुभव सबको मिलाकर ऐसा अंदाज अपनाया कि पढ़ने वाला भी खुद को उसी माहौल में पाता है। उन्होंने लिखा कि उनकी कोशिश यही है कि लोगों की कल्पना और समझ दोनों को जगाया जाए, ताकि लोग नेचर के बारे में सोचें और उसमें दिलचस्पी लें। उन्होंने अपने एक निबंध में पाठक को पहाड़ की तलहटी पर खड़ा किया, फिर हरे भरे मैदान से अचानक रेगिस्तान में पहुंचा दिया। उस जगह की सारी खुशबू, बदलता मौसम, जानवरों का व्यवहार सबको महसूस कराया। इसमें हुम्बोल्ट खुद कहीं नहीं दिखते, बल्कि पाठक खुद को उस जगह का मुसाफिर मानने लगता है। हुम्बोल्ट की लिखाई का खास अंदाज यही था, नेचर को सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि पाठक को उसमें उतार दिया। उनकी सोच में भावना, कल्पना और विज्ञान सब एक साथ थे, जिससे हर कोई नेचर को अपने अंदर महसूस कर सके। हुम्बोल्ट की लिखाई में आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपनी आंखों से नेचर दिखा रहे हैं। वो जिस मौसम, जगह या बदलाव का जिक्र करते हैं, उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने खींच देते हैं। जब वो किसी तूफान या मौसम बदलने की बात करते हैं, तो न सिर्फ हवा, बादल और धूल का जिक्र करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं
कि उस माहौल में इंसान का मन कैसा महसूस करता है। जैसे जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, हवा भारी हो जाती है, तो चलने वाला इंसान खुद को बंधा बंधा सा, दबा सा महसूस करता है। ये एहसास सिर्फ मन का नहीं होता, बल्कि नेचर से जुड़ा होता है। हुम्बोल्ट की खूबी ये थी कि वो विज्ञान और भावना दोनों को साथ जोड़कर नेचर की असली तस्वीर दिखाते थे। उनकी लिखाई में टेक्निकल बातें और साइंस सीधे सीधे इंसानी अनुभवों से जुड़ी होती हैं। इससे पढ़ने वाले को न सिर्फ जानकारी मिलती है, बल्कि वो खुद भी महसूस करने लगता है कि नेचर और उसके बदलाव हमें कैसे छूते हैं। हुम्बोल्ट के राजनीतिक और सामाजिक विचारों की बात करें तो वो हमेशा गुलामी और औपनिवेशिक सोच के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने कभी पूरी तरह से सिर्फ राजनीति पर किताब नहीं लिखी, लेकिन उनकी हर किताब में आपको ऐसे बहुत से वाक्य और हिस्से मिल जाएंगे जहां उन्होंने गुलामी और रंग-भेद की साफ निंदा की। हुम्बोल्ट का कहना था कि इंसान में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही प्रजाति के हैं और सभी को आज़ादी का बराबर हक है। उन्होंने साफ कहा था कि अलग अलग नस्लें या रंग के नाम पर किसी को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। उनकी सोच थी कि नेचर और कल्चर आपस में जुड़े हैं और जब तक इंसान सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा, तब तक असली विकास या समझ नहीं हो सकती। उनके लिए नेचर और इंसान दोनों का सम्मान और आज़ादी बहुत जरूरी थी। यही वजह है कि वो हमेशा ऐसी सोच और नियमों के खिलाफ रहे जो इंसान को बांटते या दबाते हैं। हुम्बोल्ट हमेशा जल्दी जल्दी नतीजे निकालने वाली सोच से बचते थे। उनका मानना था कि किसी भी संस्कृति या नस्ल को एक जैसा मानना गलत है, क्योंकि हर समाज के अंदर भी बहुत फर्क होते हैं और अलग अलग समाजों में भी कई गहरे जुड़ाव होते हैं। भाषाओं के उदाहरण से उन्होंने बताया कि एक ही समाज में अलग अलग भाषाएं पाई जाती हैं और कई बार अलग अलग दिखने वाले लोग भी एक जैसी भाषा बोलते हैं। इससे ये साफ है कि संस्कृतियों और नस्लों को एक जैसे या बिल्कुल अलग मानना सही नहीं है। हुम्बोल्ट ने लिखा कि जैसे हमारा प्राकृतिक माहौल हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलता है, वैसे ही समाज और राजनीति का माहौल भी हमारी सोच और संवेदनाओं को बदलता है। जहाँ गुलामी जैसी प्रथा होती है, वहाँ लोग दूसरों के दुख को महसूस करना छोड़ देते हैं और उनका दिल कठोर हो जाता है। हुम्बोल्ट का कहना था कि जैसा माहौल होगा, वैसी ही हमारी समझ और सोच बनेगी। हुम्बोल्ट ने साफ कहा कि अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका सीधा असर हमारी सभ्यता और संस्कृति पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि जंगल काटने, बेमतलब की खेती और शहर बसाने जैसी चीजों से सिर्फ नेचर नहीं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। उनके मुताबिक जब हम पेड़ काटते हैं तो हम खुद के लिए ईंधन और पानी दोनों ही कम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हुम्बोल्ट ने पहाड़ों और जंगलों की अलग अलग ऊंचाइयों पर किस तरह के पौधे उगते हैं, इसका गहरा अध्ययन किया था। उनकी बनाई गई झलकियों से ये समझ आया कि जैसे जैसे ऊंचाई या चौड़ाई बदलती है, पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तरीका हुम्बोल्ट ने साउथ अमेरिका के एक वैज्ञानिक से सीखा था, जो खुद भी उनके साथ कुछ समय तक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और मिलकर नेचर को समझने के नए तरीके ढूंढे। हुम्बोल्ट ने जहां एक तरफ अपने काम में साउथ अमेरिका के वैज्ञानिकों की मदद ली थी, वहीं कई बार उन्होंने अपनी खोजों और नक्शों को पूरी तरह अपनी मौलिक खोज के तौर पर पेश किया। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने नक्शों और तरीकों के लिए स्थानीय वैज्ञानिकों या पुराने तरीकों का नाम बहुत ज्यादा नहीं लिया, लेकिन असल में ये तरीके पहले से वहां के वैज्ञानिक और लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए हुम्बोल्ट की मौलिकता पर सवाल जरूर उठते हैं, मगर ये भी सच है कि उन्होंने इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर दुनिया भर में फैलाया। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि हुम्बोल्ट ने साउथ अमेरिका के जंगलों, पहाड़ों और मैदानों का जिक्र तो खूब किया, लेकिन वहां के लोगों, खासकर आदिवासी समाजों का नाम बहुत कम लिया। इससे ऐसा लगा जैसे वहां बस कुदरत ही कुदरत है और लोग
कहीं गायब हो गए हैं। हालांकि उनकी दूसरी किताबों में उन्होंने वहां के लोगों, उनकी सभ्यता और कला के बारे में विस्तार से लिखा है और बताया है कि ये लोग भी उतने ही समझदार और विकसित थे जितने यूरोप के लोग। हुम्बोल्ट ने साफ माना कि वहां के लोगों की लिखावट, कलाकृति और इतिहास यूरोप की सभ्यता जैसी ही शानदार थी। हुम्बोल्ट की पहचान दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में होती है। उनके लेक्चर सुनने के लिए हजारों लोग आते थे और उनकी किताबें बहुत जल्दी बिक जाती थीं। उनके सफर और रिसर्च ने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी सोच ने चार्ल्स डार्विन और वॉलेस जैसे वैज्ञानिकों को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। डार्विन खुद मानते थे कि हुम्बोल्ट का सफरनामा पढ़कर ही उन्हें दुनिया घूमने और नेचर को समझने की प्रेरणा मिली। हुम्बोल्ट का असर इतनी दूर तक गया कि उनकी सोच को ही आगे चलकर विकासवाद के सिद्धांतों की नींव माना गया। असल में हुम्बोल्ट ने जो सबसे बड़ी बात बताई वो ये थी कि नेचर, संस्कृति, इंसान और ज्ञान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी लिखाई और सोच में अपनापन, वैज्ञानिकता और इंसानियत सब मिलते हैं। यही वजह है कि उनका नाम आज भी लोगों के दिल और विज्ञान की दुनिया में जिंदा है। हुम्बोल्ट की सोच का तरीका उस समय के विज्ञान में एकदम नया था। उनका मानना था कि विज्ञान का असली मकसद अलग अलग चीजों को जोड़कर देखना और उनके बीच के गहरे रिश्ते को समझना है। उनके जैसी सोच वाले वैज्ञानिक दुनिया भर में घूमे, नई नई जगहों का अध्ययन किया और बॉटनिकल गार्डन बनाए। हुम्बोल्ट के नाम पर ही मेलबर्न का बॉटनिकल गार्डन शुरू हुआ था। वहां के संस्थापक ने भी यही कहा कि असली वैज्ञानिक वही है जो विज्ञान के हर हिस्से को जोड़कर पूरे ज्ञान की सीमा बढ़ाए। हुम्बोल्ट के लेखों का असर अमेरिका में भी बहुत गहरा था। उनके रिसर्च को सामने रखकर वहां के नेताओं ने पहली बार इंसानों के गलत कामों से हो रहे पर्यावरण के नुकसान पर चर्चा की। अमेरिका का पहला नेशनल पार्क भी हुम्बोल्ट की सोच से प्रेरित होकर ही बना था। मेक्सिको की आज़ादी के आंदोलन में भी उनके विचारों का असर था। उनकी किताबों ने वहां के लोगों को अपनी आज़ादी और पहचान के लिए जागरूक किया। सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, कई कलाकार भी हुम्बोल्ट से प्रभावित हुए। कई पेंटर साउथ अमेरिका गए और वहां की प्रकृति को अपने आर्ट में उतारा, जैसे हुम्बोल्ट ने अपनी किताबों में किया था। इन आर्टिस्ट ने नेचर की असलियत और सुंदरता दोनों को मिलाकर दिखाने की कोशिश की। लेकिन हुम्बोल्ट के विचारों को कई बार दबाया भी गया। उन्हें कुछ देशों में आने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद की आलोचना की थी। कई बार उनके समाज और राजनीति से जुड़े विचारों को छुपा लिया गया या गलत तरीके से बताया गया ताकि उनका असली संदेश सामने न आ सके। फिर भी अमेरिका में लोग उन्हें गुलामी के विरोधी और इंसानियत के समर्थक के तौर पर जानने लगे। हुम्बोल्ट का असर सिर्फ विज्ञान तक नहीं बल्कि कला, समाज, विचार और भाषा तक गया। उनके विचारों ने कई मशहूर लोगों जैसे गोएथे, शेलिंग, थॉरो, एमर्सन और हेज़ल को भी प्रभावित किया। उन्होंने आदिवासी भाषाओं और संस्कृति की अहमियत को भी सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके भाई ने भी उन्हीं की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी भाषा संग्रह लाइब्रेरी बनाई थी। कुल मिलाकर हुम्बोल्ट की सोच और काम ने न सिर्फ अपने समय को बल्कि आगे आने वाली कई पीढ़ियों को दिशा दी। उन्होंने विज्ञान, कला और समाज तीनों को एक साथ जोड़कर ये बताया कि हर चीज का रिश्ता हर चीज से है और दुनिया को पूरी गहराई से समझने के लिए इसी अपनापन और जुड़ाव को महसूस करना जरूरी है।